हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के हमारे टॉपिक में। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन स्ट्रोक, जिसे गांव की भाषा में फालिस या लकवा के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि आदमी का कोई एक अंग काम करना बंद कर देता है या कभी कभार पूरा का पूरा बॉडी अपना काम करना बंद कर देता है या आदमी कोमा में चला जाता है। मोस्टली वन साइड ऐसा देखा जाता है कि उनका हाथ हाथ या पैर या आधा चेहरा ये सब काम करना अचानक बंद कर देते हैं, जिसे गांव की भाषा में लकवा या फालिस के नाम से जानते हैं। होता क्या है इसमें बेसिकली को जो ये हमारा ब्रेन होता है, ये 24 घंटे बिना थके हुए एक मशीन के जैसे काम करता रहता है। आप चाहे सोते रहिए जहाँ जागते रहिए, लेकिन ये प्रॉपर चैनल से अपना काम करता रहता है। और इस मशीन जैसी मतलब कि डिवाइस को जो हमारा ब्रेन है, इसे चाहिए कुछ ना कुछ पेट्रोल चाहिए या ईंधन चाहिए, जिससे इसको ऊर्जा मिले या एनर्जी मिले। तो इसका जो मतलब कि चारा होता है या खाना होता है या ईंधन होता है या पेट्रोल होता है, तो ये पेट्रोल होता है हमारा ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ये दोनों हमारे ब्रेन को 24 घंटे ज़रूरत पड़ती है। अगर ये दोनों अगर नहीं मिले ब्रेन को, तो ब्रेन अपना काम करना बंद कर देगा। और अपना काम करना बंद कर देगा तो सीधे सीधे आदमी जो है ख़त्म हो जाएगा, कोमा में चला जाएगा। आदमी को होश नहीं रहेगा, आदमी का जो है अंग या आदमी का जो है बॉडी पार्ट, हाथ पैर सब काम करना बंद कर देंगे। तो इसको जो है ऑक्सीजन और ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट 24 घंटे पड़ती है। और इस ये जो है ये दोनों खुद नहीं चलते, इनके हाथ पैर नहीं होते। इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो हमारा होता है ब्लड, ब्लड जो है इन दोनों को उठा के हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। ब्रेन तक पहुंचाता है ब्रेन तक पहुंचाता है। किन रास्तों से पहुंचाता है? ये ब्लड वेसल्स होती हैं, इन्हीं रास्ते से ब्लड होता हुआ ब्रेन तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज को पहुंचाता है। और हमारे ब्रेन को जो है ऊर्जा मिलती है। और ब्रेन लगातार अपना काम धड़ाधड़ 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 करता रहता है 24 घंटे। अगर किन्हीं कारणों से जिन रास्तों से ब्लड जो है ऑक्सीजन और ग्लूकोज को लेके जा रहा होता है, मान लो ये ब्लड वेसल्स हैं, इन रास्तों से हमारा ब्लड जो है सवारी करता हुआ ब्रेन तक जाता है और ऑक्सीजन और ग्लूकोज को वहाँ छोड़ता है। और हमारे ब्रेन को जो है एनर्जी मिलती है और अपना काम करता है। लेकिन अगर इसी ब्लड वेसल में कोई क्लॉटिंग हो जाए, कोई यहाँ पे रास्ते में रुकावट हो जाए, थक्का बन जाए किसी कारण से, तो ये जो ब्लड वेसल्स का रास्ता होता है वो छोटा हो जाएगा, सकरा हो जाएगा। वहाँ से जो है ब्लड जो है पूरी तरह से अंदर तक जा नहीं पाएगा। मान लो इतना चौड़ा रास्ता है, तो अभी तो बराबर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लॉटिंग हो गई। यहाँ पे जो है क्लॉटिंग हो जाने की वजह से अब जो है खून उतनी मात्रा में नहीं जा पाएगा। जब जा नहीं पाएगा तो वो जो है ऑक्सीजन और ग्लूकोज को लेके जा रहा था, जब ब्लड ही नहीं जा पाएगा तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज कहाँ ब्रेन को जा पाएंगे। और जब ब्रेन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलना बंद हो जाएगा तो आदमी को तुरंत जो है ऑन स्पॉट जो है स्ट्रोक होगा, फालिस आएगी, लकवा मार जाएगा। उसका कोई ना कोई बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देगा, यहाँ तक कि कोमा में भी चले जाते हैं लोग। तो यही होता है हमारा ब्रेन स्ट्रोक, और जिसे गांव की भाषा में फालिस या लकवा के नाम से जाना जाता है। अब हम जान लेते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। और हाँ, मोटा मोटा समझ लीजिए कि ये क्यों होता है। ए स्ट्रोक इज रेपिड लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन, मतलब कि ये अचानक जो है लॉस हो जाता है, ब्रेन का जो फंक्शन होता है काम करना बंद कर देता है। किसकी वजह से? टू द डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई टू अ ब्रेन, मतलब कि ब्रेन को जो ब्लड मिलता है उसमें जो है डिस्टरबेंस हो गया, मतलब कि उतना ब्लड पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं रहा है। यहाँ पर क्लॉटिंग हो जाने की वजह से जो ब्लड इसको रिक्वायर होता है जितना, उतना जो है यहाँ पे क्लॉटिंग हो जाने की वजह से अंदर तक ब्लड जा नहीं पाता। जब जा नहीं पाता तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज ब्रेन को मिल नहीं पाते और ब्रेन स्ट्रोक कर जाता है। तो किस लिए होता है? कि डिस्टरबेंस हो जाता है ब्लड का। ब्रेन तक जो है जितना ब्लड चाहिए होता है उतना ब्लड मिल नहीं पाता। अब बात कर लेते हैं कि ये ब्रेन स्ट्रोक कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। तो बेसिकली जो इनका फालिस का या ब्रेन स्ट्रोक का जो टाइप होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक, दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है? तो जो इस्चेमिक का मतलब होता है कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज
अगर हमारे ब्रेन को मिलना बंद हो जाता है या कम में मिलता है, जितना पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए उतना अगर नहीं मिलता, तो उस वजह से जो स्ट्रोक होता है उसे कहते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। कैसे कम मिलता है? जैसे हमारा ब्रेन हो गया, ब्रेन की जो नसें होती हैं वहाँ पे कोई प्लगिंग हो जाए, कोई ब्लॉकेज हो जाए यहाँ पे, जिसकी वजह से ब्लड जो है ऑक्सीजन, ये ब्लड हो गया, ये ब्लड जो है ऑक्सीजन और ग्लूकोज को ले जाने में असमर्थ होता है। और जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो है हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएंगे, उसकी वजह से जो दिक्कतें होंगी वो इस्चेमिक स्ट्रोक होता है। और दूसरा हमारा होता है हैमरेजिक स्ट्रोक। हैमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है कि कभी कभी जब हमारा बीपी हाई हो जाता है तो जो हमारे ब्रेन होता है, यहाँ की नसें फट जाती हैं। क्यों फट जाती हैं? क्योंकि यहाँ की नसें जो हमारी ब्रेन की या दिमाग की नसें होती हैं वो बहुत पतली पतली होती हैं। और पतली पतली होने की वजह से इन पे जब मतलब कि जो हाई बीपी का मरीज होता है या शुगर का पेशेंट होता है, उनका खून मोटा होता है, या हाई बीपी का जो पेशेंट होता है, कभी कभी जब हवा मतलब बीपी बढ़ती है तो इन नसों में जो है दबाव पड़ता है, तो एक सीमित मात्रा तक तो बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन अगर बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है तो ये नसें जो है फट जाती हैं, ये नसें यहाँ से लीकेज हो जाती हैं। और ब्रेन के अंदर ब्रेन के अंदर जब नसें फट जाती हैं तो जो खून होता है पूरा बहने लगता है ब्रेन के अंदर, और बहने लगता है तो उसकी वजह से जो है वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है और सारा ब्रेन काम करना तुरंत ऑन स्पॉट, तुरंत सारा काम करना बंद कर देता है और आदमी की तुरंत डेथ हो जाती है। तो इसलिए कभी भी अगर ऐसी प्रॉब्लम अगर थोड़ा सा भी दिखाई दे तो पहले जो है ब्रेन स्ट्रोक जो है या फालिस जो है इस्चेमिक होता है। मतलब कि इस्चेमिक होता है मतलब कि पहले ये जो पहला स्टेज होता है इसका तो इलाज हो सकता है, और अगर इसका इलाज सही से नहीं कराया गया तो ये जो है इस्चेमिक होते होते फिर धीरे धीरे हैमरेजिक स्ट्रोक की तरफ मुड़ जाएगा। और जब हैमरेजिक स्ट्रोक हो जाएगा तो आप जो है इलाज नहीं करा पाओगे, आदमी तुरंत मर जाएगा। तो हो सके अगर इस्चेमिक स्ट्रोक जैसे ही होता है तो ये जो चोक होता है, जो लिपिड या क्लॉटिंग या जो ज़्यादा फैटी आदमी है, ज़्यादा चिकन मटन या तेल वाली चीज़ खाता है, उसको कम करा के और इस क्लॉटिंग को तुरंत डिजॉल्व करके जो है जो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही थी वो ब्लड सप्लाई को तुरंत खोलना चाहिए, ब्लड वेसल को तुरंत साफ़ करना चाहिए, जिससे कि पूरी तरह से हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिले। तो पहले वाली कंडीशन में जो इस्चेमिक स्ट्रोक है इसका तो इलाज हो सकता है, अगर मतलब कि अगर इसका इलाज नहीं कराए तो हैमरेजिक स्ट्रोक हो जाएगा तो आदमी मर जाएगा। इतना ध्यान दीजिए, गांव के चक्कर में मत पड़िए ना, गांव के ओझा या गांव के वैद्य के चक्कर में मत पड़िए कि हाँ फलाने जो है इस चीज़ का इलाज करते हैं देसी तरीके से, तो आदमी कभी कहीं ना कहीं जाके जो है गलत दिशा में जाता है और अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तो तुरंत ही इसे जो है इलाज कराएं। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्या क्या लक्षण या क्या कौन कौन से मतलब के कारण होते हैं जिनके वजह से ये होता है, क्या क्या कारण होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। कारण की बात करते हैं तो जो हमारा पहला होता है, जो हमारी आर्टरी होती हैं ब्रेन की, जो ब्रेन की नसें होती हैं, ये ब्रेन है, ब्रेन की जो पतली पतली नसें होती हैं इनमें अगर जो है ब्लॉकेज हो जाए, ये नसों में जो है कहीं पर थ्रोम्बस हो जाए, ब्लॉक हो जाए, बंद हो जाए, मतलब कि जिन रास्तों से ब्लड आ रहा था, अगर ये रास्ता ही बंद है तो आगे ब्लड जा नहीं पाएगा, जब आगे ब्लड जा नहीं पाएगा तो ब्रेन को हमारे ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलेगा नहीं, क्योंकि ये ब्लड जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन को लेके जाता है, ब्रेन में छोड़ता है, और अगर ब्लड ही नहीं जा पाएगा तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा। और जब ब्रेन को जो है ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा तो तुरंत जो है आदमी जो है फालिस या लकवा या ब्रेन हैमरेज या इस्चेमिक स्ट्रोक तुरंत पड़ जाएगी और लकवा हो जाएगा, बॉडी का कोई एक पार्ट काम करना तुरंत बंद कर देगा। दूसरा हमारा होता है कि जो लीकेज हो जाना इन ब्लड वेसल्स का, कभी कभी जब हाई बीपी होता है तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये फट जाती हैं। जब फट जाती हैं तो जो नसों में खून दौड़ता रहता है, ब्लड दौड़ता रहता है, वो पूरे ब्रेन में, होल ब्रेन में मतलब फैल जाता है, और ब्रेन में फैलने की वजह से वहाँ पे जम जाता है। जब जम जाता है तो सीधे सीधे जो है आदमी जो है स्ट्रोक की वजह से तुरंत डेथ कर जाता है। तीसरा हमारा होता है डायबिटीज। डायबिटीज मतलब कि शुगर। अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, मतलब हाई शुगर रहता है, तो इस कारण से क्या होता है ना, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड का जो साइज थिकनेस होता है, मतलब वो ब्लड मोटा हो जाता है। मोटा हो जाने की वजह से जो हमारे ब्रेन की जो नसें होती हैं वो पतली तो होती ही हैं, बहुत पतली पतली होती हैं। और डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो हमारा मतलब कि ब्लड होता है वो मोटा हो जाता है,
और उसके साथ साथ बीपी की भी प्रॉब्लम होती है। जिसको डायबिटीज़ होती है उसको बीपी की प्रॉब्लम खासकर देखने को मिलता है। तो ये जो नसें होती हैं, इन नसों में जो है बीपी की प्रॉब्लम होगी, या मतलब कि यहाँ पे क्लॉटिंग होगी, या ऐसा मतलब कोई सब ये सारे मतलब कि फैक्टर्स मतलब कि इन दिक्कतों में मतलब कि मेन होते हैं। डायबिटीज़ हो गया। और चौथा हमारा होगा स्मोकिंग। अगर आप ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, या इनएक्टिविटी मतलब आप दिन भर खा के सो रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, या मोटापा आपको ज़्यादा हो गया, ओबेसिटी हो गई, या आप ज़्यादा ज़्यादा दारू पीते हैं, उसकी वजह से भी ये देखने को मिलेगा। या जो है आप एस्ट्रोजन की दवाएं ज़्यादा खाते हैं, बच्चे गिराने वाली, या मतलब कि ऐसी मतलब सेक्सुअल वाली दवाएं ज़्यादा खाते हैं, या आपकी एज जो है बहुत ज़्यादा हो गई है, या आपकी मतलब फैमिली में किसी को ये दिक्कत पहले थी, आपके काका को, दादा को, बाबा को, किसी को ऐसी दिक्कत, या मम्मी पापा को ऐसी दिक्कत थी, तो उनके द्वारा भी मतलब कि ये दिक्कतें आप तक पहुँचेंगी। मतलब कि जो फैमिली होता नहीं है, फैमिली हिस्ट्री, उसकी वजह से भी ये दिक्कत आपको देखनी पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो सिम्टम होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं बेसिकली इन मतलब इन बीमारियों के की बात करें तो लॉस ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब कि जो मतलब कि बॉडी का एक कोऑर्डिनेशन होता है, कंट्रोलिंग होता है, हाथ उठाना या पैर उठाना, या प्रोसेस करना। मान लीजिए कि कोई हाथ उठाना है तो हाथ उठ नहीं रहा है, पैर उठाना है पैर नहीं उठ रहा है, तो मतलब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाएगा। पैरालिसिस इन फेस आर्म मोस्टली वन साइड ऑफ बॉडी, मतलब कि आपके चेहरे पे या लेग पे या आर्म पे या वन साइड ऑफ बॉडी, मतलब कि आपके एक साइड में मतलब ये देखने को मिलेगा कि आपका कोई ना कोई हाथ या कोई ना कोई पैर या कोई ना कोई चेहरे पे आधे आधे पार्ट में, या दाईं तरफ या बाईं तरफ काम करना बंद कर देगा। वो मतलब बॉडी का पार्ट काम करना बंद कर देगा, प्रोसेस या मूवमेंट करना बंद कर देगा। अगला हमारा होता है बोलने की क्षमता खत्म हो जाएगी, वो बोल नहीं पाएगा बराबर, ना तो वो देख पाएगा बराबर, और उसको जो है हेडेक और एंजाइटी की प्रॉब्लम मतलब कि देखने को मिलेंगी। ये सब सिम्टम जो है खास तौर पे फालिस या लकवा या ब्रेन स्ट्रोक के कारण होते हैं। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं गांव के स्तर पर और हॉस्पिटल के स्तर पे। तो देख लेते हैं उसके बारे में थोड़ा से। तो ट्रीटमेंट की बात करें तो ये ट्रीटमेंट बेसिकली जो है एक एमबीबीएस लेवल पे डॉक्टर देख सकता है। बाकी सभी छोटे मोटे डॉक्टर इसको अगर दिखाते हो या गांव में दिखाते हो तो शायद आप सक्सेस नहीं होंगे। और एमबीबीएस में जो न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है, जो न्यूरोलॉजी डॉक्टर होता है, ब्रेन का डॉक्टर, आप उसे ही इस बीमारी के मतलब अगर इस बीमारी की प्रॉब्लम है, ऐसी दिक्कतें हैं ब्रेन की या फालिस की या लकवा की, तो आप जो है न्यूरोलॉजिस्ट को ही दिखाइए, किसी अदर डॉक्टर को मत दिखाइए। नहीं, आप जो अपने पेशेंट्स की ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे। तो जो इसमें ट्रीटमेंट होता है, थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन दी जाती है। थ्रोम्बोलाइटिक मतलब कि जो हमारी नसों में, ये मान लीजिए हमारी नसों में ब्लॉकेज है, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे ब्लॉकेज है या यहाँ पे रुकावट हो रही है, मान लीजिए इधर से ब्लड आ रहा है और ब्रेन तक हमारे जा रहा है, तो ये जो मतलब कि नसों को जो है मतलब कि ब्लॉक कर रही है, इन नसों को तोड़ने के लिए, इसको साफ़ करने के लिए, इन नसों को साफ़ करने के लिए चाहिए क्या होता है, ऐसी मेडिसिन की जो ये थ्रोम्बस है या क्लॉटिंग है इसको काट तोड़ना, जिनकी वजह से मतलब कि हमारी नसें साफ़ हो जाएं। तो वहाँ पर थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन दी जाती है, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज, अल्टीप्लेज, ये सब मतलब कि इंजेक्शन आईवी या इन्फ्यूजन या डॉक्टर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। और दूसरा हमारा होता है एंटीकोगुलेंट मेडिसिन। एंटीकोगुलेंट मतलब कि जैसे हिपेरिन हो गया या वारफरीन हो गया। एंटीकोगुलेंट का मतलब कि जो ये हमारी नसें होती हैं यहाँ पे कोगुलेशन हो जाता है, ये कोगुलेशन हो गया, तो इन कोगुलेशन को मतलब कि तोड़ना, जिनकी वजह से मतलब ब्लड पूरी तरह से हमारी मतलब कि हमारे ब्रेन तक नहीं पहुँच पा रहा था, तो उसे मतलब कि फिर से ना हो, इनका काम होता है तोड़ना। इसका काम होता है कि फिर से मतलब उस नस में जो है क्लॉटिंग ना बन पाए। और चौथा हमारा होता है कि खून को थोड़ा पतला कर देना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे थ्रोम्बस हो गया है, तो आप कोई ऐसी मेडिसिन दे कि जो मतलब कि खून पतला होकर धीरे धीरे करके एकदम पतला हो जाए, और जब पतला हो जाएगा तो आसानी से निकल जाएगा। तो वहाँ पर एस्पिरिन की टैबलेट दी जाती हैं, जिससे कि जो है उनका खून पतला हो जाए और ब्रेन की छोटी छोटी नसों से भी खून निकल जाए, आराम से खून पास हो जाए, ब्लड पास हो जाए। और जब ब्लड पास हो जाएगा तो वो जो है ऑक्सीजन और ग्लूकोज को हमारे ब्रेन में पहुंचा पाएगा। इसलिए जो है एंटीप्लेटलेट मेडिसिन भी दी जाती है, जिसमें कि आता है एस्पिरिन 75 mg, या इससे भी ज़्यादा हाई डोज में आती है। तो इन मेडिसिनों को दिया जाता है।
ये सिर्फ नॉलेज पर्पस से बता रहा हूँ ना, इसके डोज के बारे में बता रहा हूँ ना, तो इसको कैसे दिया जाता है, डोज BD OD ऐसे दिया जाता है, ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पस से बता रहा हूँ कि फालिस का जो ट्रीटमेंट होता है वो न्यूरोलॉजी देखता है, और ब्रेन की ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रेन में जो है ब्लॉकेज हो जाती है ब्रेन की नसें, या तो ब्रेन की नसें फट जाती हैं, इन कारणों से होता है। खासकर जब बीपी की प्रॉब्लम हो या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होता है, उन वजह से ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो इतना ध्यान दीजिए कि अगर ये ऐसी प्रॉब्लम है तो अपने बीपी को आप हमेशा मेंटेन रखिए, और अपने शुगर को भी मेंटेन रखिए। शुगर के साथ साथ अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन रखिए, और साथ ही साथ आप तेल वाली चीज़ें जितनी होती हैं, तेल वाले खाना पीना, ये सब आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और ध्यान दीजिए कि आप देसी तरीके मत अपनाइए प्लीज़, नहीं तो आप जान से हाथ धो बैठेंगे। आप जो है तुरंत जो है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखा सकते हैं। बस, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको वैल्यू दे रही है, या आपको वीडियो में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।